हम किसी रेगुलर लेक्चर में डिस्कशन भी करेंगे कि ये एक्सपेंस और इनकम को एसेट क्यों समझा जा रहा है। ऑफशोर एवेडर कौन होगा कि जो टैक्स एवेजन की पर्पज के लिए पाकिस्तान से बाहर इस ऑफशोर एसेट को कंट्रोल कर रहा है, उसको डिक्लेयर ना करे या अंडर डिक्लेयर कर रहा हो कमिश्नर को। ऑफशोर एनेबलर वो होगा जो ये सारे ऑफशोर एवेजन और एसेट को वहां पे मूव कराने में मदद कर रहा होगा, ट्रांजैक्शन करने में मदद कर रहा होगा, वो एनेबलर होगा। इसकी सजा है ना, इस वजह से इसको डिफाइन कर दिया। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ये जितना से हम ऑनलाइन पे ट्रेडिंग शेडिंग ई कॉमर्स मामला चल रहा है, ये सारा ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ही हैं, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब या दराज या ईबे और ये मुख्तलिफ तरह की जो भी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं। ओरिजिनेटर कौन होता है जी? उसने कहा है जी कि ये एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन रूल। सिक्योरिटाइजेशन भी आगे एस में डिफाइंड है। सिक्योरिटाइजेशन होती है कि अगर एक अदारा अपने रिसीवेबल्स को सिक्योर करने के लिए किसी दूसरे अदारे को, स्पेशल पर्पस वहीकल उसको कहेंगे, जो अदारा अपने रिसीवेबल्स को सिक्योर करना चाह रहा है उसको ओरिजिनेटर कहेंगे। तो वो ओरिजिनेटर क्या करेगा, एक अदारे को अपने रिसीवेबल्स जो हैं वो बेच देगा फॉर अ कंसिडरेशन। मिसाल के तौर पे एक बैंक है, उसके 1 अरब के डिपॉजिट्स हैं, सॉरी रिसीवेबल्स हैं, उन्होंने लोन दिए हैं लोगों को। तो वो कहते हैं दूसरे अदारे को कि भाई हमारे 1 अरब के हैं, तो हम ऐसे करो 90 करोड़ रुपए के अगेंस्ट तुम हमसे ये खरीद लो। मतलब तुम हमें 90 करोड़ दे दो, 1 अरब तुम इनसे इकट्ठे कर लेना, तो हमें गारंटी हो जाएगी कि हमें 90 करोड़ आना ही आना है। तो इस प्रोसेस को जो है वो सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। ओरिजिनेटर वो होगा जो अपने रिसीवेबल बेच रहा है, और जो खरीद लेगा फॉर पॉसिबल फीस, या फिर वो जो बाकी का जो अमाउंट है कि वो भी हम वो कर लेंगे और हम प्रॉफिट में चले जाएंगे, उसको कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए किसी क्लास में कभी किसी टीचर ने एक्सप्लेन भी कर दिया था गलती से कि स्पेशल पर्पस व्हीकल एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ियां या ये इमरजेंसी 1112 की गाड़ियों को स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। तो किसी व्हीलचेयर को भी कहा जा सकता है शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो स्पेशल पर्पस, किसी खास मकसद के लिए जो व्हीकल, यानी एक काम करने के लिए तरीका कार बनाया गया, उस अदारे को स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन के लिए। पाकिस्तान सोर्स इनकम जो पाकिस्तान के अंदर से कमाई जाए, पहले बता चुका हूँ। पेंशन फंड मैनेजर कौन है? जो पेंशन फंड को मैनेज कर रहा है। मेरा घर पेंट हो रहा है, बाहर जरा शोर है, परेशान नहीं होना अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में आवाज है। अच्छा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है? इन रिलेशन टू द पर्सन मींस अ प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू व्हिच द बिजनेस ऑफ द पर्सन इज होलली कैरिड आउट और पार्टली कैरिड आउट, विच इंक्लूड्स, ये नीचे ब्रांच ऑफिस वगैरह एटसेट्रा, माइन, ऑयल, गैस वेल वगैरह। ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली नॉन रेजिडेंट्स को टैक्स करने के लिए बनाई गई है कि अगर नॉन रेजिडेंट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की टैक्सेशन पाकिस्तान की होनी होनी है। तो पाकिस्तान सोर्स की भी होनी है, अदरवाइज भी होनी है, क्योंकि वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी, वो रेजिडेंट समझी जाएगी। तो बाकी वो जो नॉन रेजिडेंट है, वो नॉन रेजिडेंट अपनी हद तक जो भी मामला आते हैं उसको अलहदा से लेके चल सकता है। अच्छा जी, प्लेस ऑफ बिजनेस शिजनेस ये सारा कुछ। पर्सन मीन्स है, पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 80 एओपी, कंपनी, इंडिविजुअल, उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट, उसके बाद फॉरेन गवर्नमेंट के अदारे, फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अदारे, यूएन के अदारे, ये सब सेक्शन 80 के अंदर पर्सन के तौर पे रिकग्नाइज्ड हैं। गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी पर्सन समझे जाते हैं। पीएमईएक्स, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज लिमिटेड। मर्केंटाइल कहते हैं कमोडिटीज को, सामान को। तो ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज बनी हुई है, ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह होती है, लेकिन इसके ऊपर कमोडिटीज ट्रेड होती है। जैसे फॉरेक्स मार्केट में आयरन, गोल्ड और करेंसीज ट्रेड होती हैं, इस तरह से कॉटन, जूट, इस तरह से ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक बना दी गई है कि भाई आप फॉरेक्स मार्केट में ना जाएं, इधर ही ट्रेडिंग कर लें। अच्छा जी, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस शुरू होने से पहले उसको, बिजनेस को बनाने के लिए जितने खर्चे किए जाते हैं वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होता है। इसमें टेस्ट रन भी शामिल होता है, और ये सेक्शन 25 में डिफाइंड है। और ये इसके ऊपर 20% पर ईयर के हिसाब से आपको इसको अमोर्टाइज करना होता है ओवर 5 ईयर्स। 5 सालों के ऊपर आप इसको खर्चा बना लेंगे अपना, एक ही दफा में नहीं बनाएंगे। प्रिस्क्राइब मींस ये जो रूल्स टू द ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स रूल्स 2002 जो हैं वो प्रिस्क्राइब रूल्स हैं, तो उसके मुताबिक से ये प्रिस्क्रिप्शन की बात हो गई है। प्रिंसिपल ऑफिसर यूज्ड विद रेफरेंस टू अ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स डायरेक्टर। प्रिंसिपल अफसर कौन होगा? बड़ा अफसर किसी कंपनी का, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट, या कोई भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखने वाला बंदा। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। उन्होंने कहा जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो प्राइवेट कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी क्या है, उसकी डेफिनेशन के नीचे दी हुई है। पब्लिक कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज्यादा फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो शेयर होल्डर हो। ऐसी कंपनी जिसमें कोई फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी जो है 50% से ज्यादा शेयर होल्डर हो।
अ कंपनी वे द शेयर जिस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं वो पब्लिक कंपनी है और वो पूरा साल लिस्टेड रहे। और यूनिट ट्रस्ट जिसके वाइडली अवेलेबल हों टू पब्लिक अंडर द ट्रस्ट एक्ट, जो ट्रस्ट बना हो। अब इसका मतलब ये है कि ये वो पब्लिक कंपनी नहीं है जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर या कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर दी हुई है। ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये पब्लिक कंपनी समझी जाएगी, इसके अलावा जितनी भी होंगी वो प्राइवेट कंपनी समझी जाएंगी। अब वो वाली उस उधर वाली कुछ पब्लिक कंपनीज भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में प्राइवेट कंपनी समझी जाएंगी जो लिस्टेड नहीं है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है, ट्रस्ट क्या होता है, ये स्पेसिफिक सेक्टर के लिए उतनी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट नहीं है। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज्ड हो या अनरिकग्नाइज्ड हो, उससे उसकी टैक्सेबिलिटी पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि 75,000 तक का एम्प्लॉयर शेयर या 3 लाख तक का एम्प्लॉयर शेयर। तो ये बस इतना आपको पता होना चाहिए कि रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड यहाँ पे आप चाहें तो कमिश्नर से रिकग्नाइज करा सकते हैं। रेंट को कहते हैं सेक्शन 15 और 16 में डिफाइन किया गया। रेंट होता है जी, आपने जी मूल प्रॉपर्टी को अगर आपने किसी को यूज करने के लिए दिया है तो उसके ऊपर जो अमाउंट आप ले रहे हैं दैट इज रेंट। और रेंट ट्रीटेड जो होगा वो क्या होगा कि अगर आपका कोई आपने एडवांस दिया हुआ है वो फोर फीट कर लेता है, मालिक वापस नहीं देता, तो वो भी रेंट का हिस्सा बन जाता है मालिक की इनकम का। रिपील्ड ऑर्डिनेंस 79 का ऑर्डिनेंस है। रेजिडेंट कंपनी जो है वो हम देख चुके हुए हैं जिसके होली ऑपरेशन पाकिस्तान से चल रहे हों, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में हो, वो रेजिडेंट कंपनी होगी। और रेजिडेंट इंडिविजुअल जो उनसा है मीन्स रेजिडेंट इंडिविजुअल के जो 183 दिन पाकिस्तान में रहा हो, फॉरेन गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान का एम्प्लॉई हो, या फिर दुनिया में कहीं और ऐसा पाकिस्तानी जो रेजिडेंट ना हो वो पाकिस्तान में रेजिडेंट समझा जाएगा, और पाकिस्तान में ना हो तो भी उसको रेजिडेंट ही समझा जाएगा, वो पाकिस्तानी। रेजिडेंट पर्सन का मतलब जो है वो भी आ गया इसमें। ये जो तीनों हैं इनको पर्सन का आ गया, रेजिडेंट पर्सन। अगर कंपनी यूओपी और इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो वो रेजिडेंट पर्सन है। अगर वो रेजिडेंट टैक्स पेयर है, अगर टैक्स पे कर रहे हैं यहाँ पे तो रेजिडेंट टैक्स पेयर है। अगर टैक्स उनके ऊपर नहीं किसी वजह से बनता तो फिर वो रेजिडेंट है लेकिन टैक्स पेयर नहीं। रॉयल्टी का मतलब होता है कि आपने किसी भी किस्म का राइट टू यूज द पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, कॉपीराइट, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, विजुअल इमेज, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इनको यूज करना, या किसी इंडस्ट्रियल साइंटिफिक नॉलेज स्किल को यूज करने को लिए जो पेमेंट ली जाती है वो रॉयल्टी कहलाती है। सैलरी का मतलब जो सेक्शन 12 में बताई हुई है, सेक्शन 12 में ये बताया गया हुआ है कि जो एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट एम्प्लॉय को रेमुनरेशन दी जाती है, कंसिडरेशन दी जाती है बाय द एम्प्लॉयर, वो सैलरी इनकम होती है। और हर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई सैलरी इनकम। स्केजुअल इस ऑर्डिनेंस के 14 शेड्यूल हैं, वो है सिक्योरिटाइजेशन, वही है जो ऊपर भी ओरिजिनेटर और स्पेशल पर्पज व्हीकल में आपको एक्सप्लेन किया है, वो सिक्योरिटाइजेशन है। शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर हिस्सा, मुदारबे के अंदर मुदारबे का सर्टिफिकेट, ट्रस्ट के अंदर बेनिफिट, इसको शेयर कहा जाएगा। शेयर होल्डर कौन होता है, जिसके जो होल्ड करता है मुदारबा, शेयर या बेनिफिट इंटरेस्ट। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है इसको डिफाइन किया गया है और इसका एक्सीड 250 मिलियन इसका टर्नओवर ना हो उसको स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज समझा जाएगा। स्मॉल कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 मिलियन से कम हो, 250 से कम एम्प्लॉयज हो एक साल में, और 250 मिलियन से कम टर्नओवर हो, नई अदारा हो, पुराने को एग्जिस्टेंस को तोड़ के ना बनाए और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन में ना आता हो, तो इधर आपको 20% स्मॉल कंपनी को टैक्स लगेगा, 29% नॉर्मल कंपनीज के लिए टैक्स है। स्पेशल जज कस्टम्स जज को ही नॉमिनेट किया हुआ है, और यहाँ पे हम प्रोसिक्यूशन के लिए जब किसी को लेके जाएंगे तो स्पेशल जज के सामने पेश करके गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे में उसका रिमांड लेंगे और यही उसका फैसला करेगा कि इस ऑर्डिनेंस के तहत उसको कोई सजा होनी है नहीं होनी। स्पेशल पर्पज व्हीकल ऊपर सिक्योरिटाइजेशन में और ओरिजिनेटर के साथ डील कर दी हुई है मैंने। स्पेसिफाइड jurisdiction मीन विच हैज कमिटेड टू ऑटोमेटिकली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। अब ये एक अदारा बना दिया गया ऑटोमेटेड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ऐसी jurisdiction, ऐसे मुल्क, ऐसे इलाके जो हमें कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, वो हमें अपने हमारे पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स या वहाँ के रेजिडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉरेन एसेट्स के बारे में, और हम उनके को देते हैं। तो ये स्पेसिफाइड jurisdiction है। अनस्पेसिफाइड jurisdiction ऐसी जगह होगी कि जो अभी एग्री नहीं की हमारे साथ, टैक्स हेवंस हैं अभी भी लोगों के लिए। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है कि जो स्पेकुलेशन से बिजनेस से कमाया जाए, सेक्शन 18 इनकम फ्रॉम बिजनेस है। स्पेकुलेशन बिजनेस को अलग सेक्शन 19 में डिफाइन किया गया है। और ये कह लें कि सिटेबाजी का बिजनेस जो भी है ना, या जिसमें चांसेस ऑफ अकरेंस की बेस के ऊपर आमदनी आ रही हो, ये स्पेकुलेशन बिजनेस में आ जाएगा। स्टॉक फंड मीन्स अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड, जहाँ फंड बना लिया और उसको बना के तो लेके चल रहे हैं तो वो हो जाता है स्टॉक फंड कहलाता है। स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 35 में डिफाइंड है, जो भी आपकी मेन कमोडिटीज हैं उसको जब आप परचेज करते हैं आपका स्टॉक होता है।
और एज एट ईयर एंड जो है वो आप उसका क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं। इसको आपने एवरेज कॉस्ट के ऊपर जो है वो क्लोजिंग बैलेंस को मेंटेन करना होता है। ये 2-3 सेक्शंस में कवर होते हैं मामला। स्टार्टअप मींस a business of a resident individual AOP or company that commenced after जुलाई 12 के बाद पाकिस्तान स्टॉक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड भी हो और टर्नओवर लेस देन 100 मिलियन हो इन द लास्ट 5 years, तो ये स्टार्टअप समझा जाएगा। एनी बिजनेस ऑफ द पर्सन क्लास ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू कंडीशन बोर्ड में सेटिस्फाई, तो ये इनको भी और में कर दिया है कि ये भी समझे जाएंगे स्टार्टअप्स। और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स के बेनिफिट्स दिए गए जाते हैं। अच्छा, स्वाप क्या है जी? सिंक्रोनाइज विद होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सिस्टम एजेंट। ये जो विद होल्डिंग जितनी भी हो रही है उस सारे के सारे को कलेक्शन और डिडक्शन को जो है वो मैनेज करना जो है वो सिंक्रोनाइज विद होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सिस्टम एजेंट के थ्रू किया जाएगा। टैक्स क्या है जी? टैक्स मींस एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2। चैप्टर 2 चार्जिंग सेक्शन है, तो सिर्फ टैक्स जो लगाया जाता है वो चैप्टर 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 6-7-8 सेक्शन है, सेक्शन 4 से लेकर 8 तक ये वो है। एंड इट इंक्लूड्स एनी पेनल्टी फी और अदर चार्ज और सम अमाउंट लेविएबल पेबल अंडर द ऑर्डिनेंस। इसका मतलब ये पेनल्टी सेक्शन 182 में लगती हैं और डिफॉल्ट सरचार्ज जो है वो सेक्शन 205 में लगता है, वो भी टैक्स की डेफिनेशन में पूरा आ जाता है। अगर कहीं और कोई फी है तो वो भी टैक्स ही समझा जाएगा। टैक्सेबल इनकम मींस टैक्सेबल इनकम एज डिफाइंड इन सेक्शन 9। ये कहती है टोटल इनकम में से एग्जाम्प्ट इनकम माइनस कर दें और डिडक्टेबल अलाउंसेस सेक्शन 60 से 60D वाले माइनस कर दें तो टैक्सेबल इनकम निकलती है। टैक्स पेयर कौन है? मींस द पर्सन हु ड्राइव्स अमाउंट चार्जेबल टैक्स एंड दिस ऑर्डिनेंस इंक्लूड्स उसका रिप्रेजेंटेटिव या जो टैक्स डिडक्ट और कलेक्ट करने वाले विद होल्डिंग एजेंट्स हैं वो बी में वो हैं। एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न टू पे टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, उसको भी टैक्स पे किया जाएगा जो रिटर्न फाइलर है, ये जिसको रिक्वायरमेंट है रिटर्न फाइल करने की। टैक्स इनवॉइस रूल्स में दी हुई है। टैक्स ट्रीटी क्या है जी? 107 सेक्शन ये कहती है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हमारे टैक्स ट्रीटीज हैं कि डबल टैक्सेशन या डबल जेपर्डी ना हो जाए। आपने क्या करना है? आपने अगर यहाँ टैक्स हो गए तो वहां से छूट मिल जाएगी, वहां टैक्स हो गए तो यहाँ से छूट मिल जाएगी। इस तरह कुछ ट्रीटी हुए हैं उसमें, उसके क्लॉजेज हैं जो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। टैक्स ईयर क्या होता है जी? सेक्शन 74 में डिफाइंड है। नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो कि नॉर्मल और स्पेशल में आप मूव कर रहे हैं तो वो होगा। और स्पेशल टैक्स ईयर क्या होगा? एनी टैक्स ईयर जो कि 30 जून के अलावा साल में कहीं पे एंड हो रहा है। जैसे शुगर सेक्टर 30 सितंबर को फॉलो करती है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो 31 दिसंबर को करते हैं, वो स्पेशल टैक्स ईयर पे। तो अगर कोई स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर पे आना चाह रहा हो, नॉर्मल से स्पेशल पे जाना चाह रहा हो, तो वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। टोटल इनकम क्या है? तमाम हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारे हेड्स में जमा करके और इसमें एग्जाम्प्ट इनकम्स भी आप डाल लें जो आपने कोई एग्जाम्प्ट इनकम है फॉर द ईयर तो वो शामिल कर लें, तो दैट बिकम्स दी टोटल इनकम की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 10। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 80। ट्रस्ट कौन होता है? टैक्स ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एंड एक्ट टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी रिटन बाय द ऑथर रिपोज्ड इन दी ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशरीज। ठीक है जी। इसमें मतलब ये है कि किसी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के ऊपर, ओनरशिप के ऊपर कंडीशन लगा दी जाए कि इसको फॉर द बेनिफिट ऑफ दी सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जो बेनिफिशरीज कहलाएंगे इसको इस्तेमाल करना है। और इसको ट्रस्ट को इंट्रस्ट कर दिया गया इन ट्रस्टी कि भाई तू इधर से कोई फायदा नहीं लेगा, तू इन लोगों के बेनिफिट के लिए काम करेगा। टर्नओवर मींस टर्नओवर एज डिफाइंड इन सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 113। अब टर्नओवर वहां पे जो डिफाइन किया हुआ है उसमें उन्होंने कह दिया जो आपका टोटल सेल्स रेवेन्यू है उसके अंदर आपके जितने भी दीगर अदर इनकम्स हैं वो भी शामिल करने, लेकिन फाइनल टैक्स वाले हेड्स इसमें शामिल नहीं करने क्योंकि उन पर ऑलरेडी टैक्स लग गया हुआ है। अंडरलाइन ओनरशिप मींस एन अंडरलाइन ओनरशिप एज डिफाइंड इन सेक्शन 98। असल में ओनरशिप आपकी है, आप बज़ाहिर किसी और की नजर आ रही, तो अंडरलाइंग ओनरशिप को वहां पे ये डिफाइन कर दिया कि भाई वो अंडरलाइंग ओनरशिप है जो असल ओनरशिप है, बेनिफिशियल ओनरशिप इन अदर वर्ड्स। यूनिट्स मींस यूनिट्स इन अ यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट के अंदर जो टुकड़े होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनको यूनिट्स को डिफाइन कर दिया गया। और अनस्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन मींस जुरिसडिक्शन व्हिच इज नॉट स्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन। स्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि वो वाले अदारे जो हमसे ऑटोमेटिक एक्सचेंज के लिए एग्री कर गए हैं, तो जिन्होंने नहीं किया वो अनस्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन है। वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? इसके वही मतलब है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर दिए हुए हैं। विसल ब्लोअर मीन्स विसल ब्लोअर डिफाइंड दोस्ताई बी, जो बंदा किसी हमें जो है ना वो मासी पूता की तरह आके तो बताएगा कि मोहल्ले में क्या हो रहा है या कौन टैक्स चोर है, शिकायतें लगाएगा, शिकायती टट्टू जो है ना वो विसल ब्लोअर है। और वो विसल ब्लो करता है और हम उसको रिवॉर्ड वगैरह भी देते हैं इस मामले के अंदर। ठीक है जी। सो ये हमने डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो है वो तमाम तर कंप्लीट कर ली हैं, इनको गो थ्रू भी कर लिया है। और इसके अलावा जो है वो आई थिंक दैट वुड बी
क्वाइट इनफ। इसको अगर आप एब्जॉर्ब कर लें तो दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर द डेफिनेशंस पार्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस।